हो सकता है कुछ टॉपिक पहली बार आप पढ़ रहे हो और जहाँ डाउट आए वहाँ पूछने में कोई संकोच नहीं, ये पढ़ाई है। ठीक, ढेर सारी बात मुझे पढ़नी पड़ती है और ढेर सारी बात आपको पढ़नी पड़ेगी। जहाँ डाउट है रोक कर तुरंत पूछ लो। जिस टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक्स है मेन एग्जाम का। संयोग से चाहे यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम हो, चाहे यूकेपीसीएस का मेन एग्ज़ाम हो और चाहे यूपीपीसीएस का मेन एग्ज़ाम हो, सबका सिलेबस अब सेम हो चुका है। सबके जीएस के चारों पेपर एक साथ हैं। जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर इंक्लूडिंग ऐसे एक भी अक्षर चेंज नहीं है, सब जो का तो हैं। यानी सब ने यूपीएससी कॉपी कर लिया है, अपना को सिलेबस नहीं बनाया है और ये बेनिफिट की बात है। संयोग से कहाँ तक हो चुका है, कल को आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो किसका, एक फेमस जॉब है राजस्थान में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक, एमपीपीसीएस, सबके सिलेबस सेम हो चुके हैं। सब में जीएस तो बिल्कुल बराबर है और उसी का एक टॉपिक कौन है, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री समझनी हो तो बिना रेनेसां मूवमेंट के समझ में आने वाली नहीं है। यानी यहाँ से आपको बहुत सारी बात जो आगे इस्तेमाल होंगी बार बार यूरोप में, वो चाहे इंग्लिश रेवोल्यूशन हो, इंग्लैंड की क्रांति, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, इन सब में काम आने वाली है। तो बिना रेनेसां पढ़े ये दिमाग में नहीं आने की, कुछ जगह सिलेबस में रेनेसां लिखी हुई है और कुछ जगह नहीं लिखी हुई है। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो क्या है, 18th सेंचुरी एंड लेटर इंसिडेंट, 18वीं शताब्दी से बाद की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, उनमें कुछ क्रांतियाँ एक्सेट्रा लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखी हुई है। तो 1 से 2 क्वेश्चंस मेन में बिल्कुल कन्फर्म है और कुछ छोटे क्वेश्चंस इससे पूरी संभावना है आपको मिलेंगे। तो हमने कल भी ये बात पढ़ी, जो हमने पढ़ा है उसे करते हैं रिपीट और चलते हैं उसी में आगे। जहाँ आपको डाउट लगे आप रोक के पूछ लो, आपके मन की जिज्ञासा अपने पास मत रखो, ठीक। इसी का नाम कोचिंग या आपकी सहायता करने वाले आदमियों का मुख्य रोल है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी हुई है। वर्ल्ड हिस्ट्री, एक को बोलते हैं एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, एक को बोलते हैं मिडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री और एक को बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। 0 से लेके कहाँ 5th सेंचुरी तक तो एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री है। इस समय दुनिया बिल्कुल एकदम जागृत अवस्था में थी और उनके पास एंशिएंट सिविलाइजेशंस और उसकी बहुत सारी नॉलेज थी, ठीक। और वहाँ ऐसे कोई छुआछूत, चर्च, पोप, इनके बोलबाला नहीं था, धार्मिक कुरीतियाँ कम थी, ठीक। लेकिन जैसे मिडाइवल हिस्ट्री आई, इसे बोलते हैं द डार्क एरा ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अंधकार का युग। इसमें सब कुछ धर्म के अनुसार चल रहा था और जनता का भी धर्म पे इतना बड़ा बिलीव था, इतना किसी और चीज़ पे नहीं था। साइंस और विज्ञान खत्म हो चुके थे और प्राचीन सभ्यताओं का जो ज्ञान था वो कुछ हद तक सीमित हो चुका था। कुछ क्षेत्रों में कहीं तो सभ्यताएं खत्म हो चुकी थी, जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए टिल डेट भी, ठीक क्या। और वो हमें सिर्फ किस रूप में मिली है, मात्र सिर्फ उसके अवशेष मिले हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रूप में, ठीक। हम रेलवे खुदाई कर रहे थे तब मिली हमें वो, और फिर हमने कुछ खोदी, कुछ आज तक भी नहीं खोद पाए। तो पहले लोग बिल्कुल जागृत अवस्था में थे और कल्पना करो जिन लोगों ने प्राचीन शहर बसाए हों जो आपको आज खुदाई में मिले हैं, बड़े बड़े पिरामिड बनाए हों, वो कितने एडवांस लोग होंगे, ठीक। और जब सेकंड एरा आता है बीच का, तो फिर लोग कैसे धर्म के अनुसार किसमें बिलीव करते हैं, इन सबको चाहिए चमत्कार, कि चमत्कार होगा, ईसा मसीह आएंगे, ठीक। और इन लोगों को उन किताबों में बड़ा बिलीव है, जो पोप या जो धर्म ग्रंथ है ये अपना जीवन उनके अनुसार ही जीते हैं और किसी भी नई बात का बहुत तेज होता है विरोध एकदम से। अगर आप चर्च या किसी के खिलाफ बोलोगे तो दे देंगे फांसियाँ, जिंदा जला देंगे आपको, ठीक। तो इसी एरा कहाँ तक, 5वीं से लेके और लगभग 14वीं ईस्वी तक, 14वीं सदी तक, ये कुछ सैकड़ों साल ऐसे रहे जिसमें क्या चला, अंधकार का युग, ठीक। और फिर इसके बाद क्या आई, मॉडर्न हिस्ट्री, जब लोग दोबारा जाग गए। तो इसी पीरियड का नाम है जो मिडाइवल हिस्ट्री के बाद में चलता है और मॉडर्न से पहले का ऐसे कहते हैं क्या, रेनेसां मूवमेंट, पुनर्जागरण। और इसमें जो पुनर्जागरण है ये चलता कहाँ से है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी पावर है जिसका नाम है क्या, रोमन अम्पायर। और रोमन अम्पायर का राज चल रहा है वेस्टर्न यूरोप तक पूरा और ईस्टर्न एशिया तक, वेस्ट एशिया और
कहाँ? यूरोप तक। ये साम्राज्य 476 एडी में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, कैपिटल क्या बनी इसकी? रोम, और जो ईस्टर्न था क्या बनी? कॉन्स्टेंटिनोपल। दुनिया का ऐसा शहर जिसे दो महाद्वीप पे कहते हैं, किसके ऊपर? एक यूरोप और एक एशिया। इस नगर का आज नाम है इस्तांबुल, और पहले कहते थे कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जब ये राजवंश रोमन एम्पायर दो भाग में टूट गया, तो इस ईस्ट वाले का नाम पड़ा बेजेंटाइन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, और पश्चिम वाले का नाम रोमन एम्पायर। इस बेजेंटाइन एम्पायर पे 1500 साल तक कोई राज नहीं कर पाया, लेकिन कब? 1453 1453 में 29 मई को 21 साल के एक लड़के ने, एक युवराज ने इसे हरा दिया और इस पे कब्जा कर लिया, और एक बहुत महान राजवंश बनाया उस समय का, ओटोमन एम्पायर, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राज्य। और इसका राज पूरे ईस्टर्न यूरोप तक, नॉर्दर्न अफ्रीका तक और सारी वेस्टर्न एशिया तक था। आज के सारे देश कोई देश थे ही नहीं, वो एक जोन थे, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, कोई भी देश हो, सब इसी के अंडर में थे। तो जैसे ये लोग हारे, कौन? रोमन एम्पायर के लोग, तो ये एक बड़ा फिनोमिना था। कैसे लोग जागे हम पढ़ रहे हैं पुनः जागरण के कारण। तो सबसे पहला कारण है क्या? जो अब तक मध्य काल में सबका पागल बना रहे थे चर्च और पादरी। ईसाई धर्म के बारे में आप जानते तो होंगे थोड़ा बहुत, क्या कहता है ईसाई धर्म? और इसके मानने वाले 3 प्रकार के लोग दुनिया में आज हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले वर्ल्ड में आज 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जिनका गढ़ ही कभी रोमन एम्पायर था, एक लोग तो कहाँ रहते हैं? रोमन एम्पायर में। और इसके धर्म के सबसे बड़े गुरु खुद पोप भी कहाँ रहते हैं? आज भी वहीं रहते हैं और पहले वहीं रहते थे। तो जो लोग बिल्कुल पोप को और क्रिश्चियनिटी को उसी रूप में मानते हैं, और जिनके लिए बाइबल के जो पुराने संस्करण हैं वही सबसे मेन हैं, जिसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। क्या बोलते हैं इसे? ओल्ड टेस्टामेंट। तो वो लोग हैं पोप को मानने वाले। और ये लोग किसे मानते हैं? इनका मेन धर्म कौन है? ये कहलाते हैं कैथोलिक। कैथोलिक वर्ड का मतलब क्या है? पूरी दुनिया का धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन। कैथोलिक वर्ड का मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिलीजन, यानी संपूर्ण विश्व का यही धर्म है और संपूर्ण विश्व के यही गुरु हैं इनके अनुसार। तो और इसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। जो किसे मानते हैं? प्राचीन बाइबल और उसके उपदेशों को। उस वर्ड का मतलब ये है। दूसरे लोग ऐसे थे जो थोड़ा इससे एडवांस हो गए, वो किसे मानते हैं? ग्रीक, जो ग्रीस में रहा करते थे, यूनान के अंदर, और इनके यहाँ भी चल रही थी बाइबल। ये भी अपने आप को ईसाई मानते थे, लेकिन ये कैसे ईसाई थे? ये थे पैट्रियार्क। कौन लोग थे ये? पैट्रियार्क। यानी यहाँ धर्म का सबसे बड़ा पद कौन सा था? जैसे यहाँ पोप था, ऐसा यहाँ कौन था? पैट्रियार्क। ये भी ईसाई धर्म को ही मानते थे, इन्हें कट्टर ईसाई कहते थे, ऑर्थोडॉक्स। ग्रीक, ये वर्ड मिलेगा आपको, ऑर्थोडॉक्स। और तीसरे कौन थे? जिन लोगों ने बाद में इस कैथोलिक धर्म के अंदर जो पाखंड चल रहा था, इसमें जो कुरीतियाँ थी, उनका विरोध शुरू कर दिया, और वो लोग कहलाए क्या? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट यानी वो तो विरोध करने वाले थे क्लियर। जो प्रोटेस्टेंट थे, इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं। इनका जो सबसे बड़ा फाउंडिंग फादर हुआ है वो कौन था? मार्टिन लूथर किंग। उसी ने सबसे पहले क्रिश्चियन उठाए थे। और क्यों उठाए थे? छोटी सी कहानी तुम सुन लो एक बार। एक राजा हुआ है हेनरी द 5, हेनरी द 5, और एक हुआ है पोप जिसका नाम था ग्रेगरी। और पूरे यूरोप के अंदर सारी कम्युनिटी 3 भाग में बटी हुई थी। पावर सेंटर 3 थे। एक तो किंग, दूसरा कौन? चर्च, और तीसरा कौन? व्यापारी वर्ग। इन्हीं के पास था पैसा, जो ट्रेडर्स थे। तो पूरे यूरोप में 3 तरह के लोग थे, किंग, ट्रेडर्स और चर्च। और जिसमें सर्वोच्च कौन था? राजा से बड़ा कौन? चर्च।
अब कोई चाहता होगा कि मेरी पावर कोई बैलेंस कर दे? ये चाहता है सबसे बड़ा मालिक मैं ही बना रहा हूँ, सब मेरी बात है, मेरी बात ना कोई काट दे बिल्कुल भी। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ईसाई धर्म के प्रतिनिधि हम हैं, हमें तो भगवान ने भेजा है। यानी हम तो कौन है? गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट संपर्क है हमारा किससे? गॉड से। किसे बता रहे हैं बातचीत? जनता को और सबको। क्योंकि केवल पढ़ने का अधिकार और उसके बारे में कुछ कहने का अधिकार केवल इनके पास था और किसी के पास नहीं था। सारे समाज के नियम यही तय कर रहे थे। तो दोनों में, किंग में अर्थात राजा में और इनमें एक तरह का मतभेद था। ये चाहते ही नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन मजबूरी चलना इनके हिसाब से पड़ेगा। जनता इनकी बात मानती है, जनता चमत्कारों में बड़ा विश्वास करती है। और अभी इसके सर के ऊपर को पानी फेरा, चींटे मार दिए, कोई समस्या होगी हो जाएगी तुम्हारी दूर, कोई दिक्कत ना मानो। यानी यह चमत्कार कौन कर रहा था अपेक्षित? वहाँ की जनता। उसका इसमें बड़ा बिलीव था। सारे मिडाइवल एज में हजारों साल तक अगर चर्च ने कह दिया धरती चपटी है तो धरती चपटी है, बात खत्म। कोई फालतू बोलेगा जला देंगे जिंदा। कौन कह रहा है ये? तो ऐसा ही राजा हुआ है कौन? हेनरी। हेनरी और ग्रेगरी के बीच में बड़ी दिक्कत पैदा हो गई और मतभेद इतना भयंकर बढ़ गया कि पोप ग्रेगरी ने हेनरी हटा दिया कि जनता को मैंने कह दिया ईसाइयों को, आज से हमने इसे हटा दिया है, अब नया राजा ये आदमी होगा। अब ये बात किसे बर्दाश्त नहीं हुई? हेनरी को। उसने कहा सारा मामला खराब हो गया। वो 3 दिन भूखा प्यासा बुरे हालात में दरवाजे पड़ा रहा। किसके? पोप के। और 3 दिन में उसके हालात देख के पोप को दया आ गई। उसने कहा चल कोई बात नहीं, आ जा, अब तुझे बना देंगे राजा, चिंता ना कर। लेकिन आगे ना गलती कर दी बिल्कुल भी कि अंकल जी आज के बाद नहीं करने का बिल्कुल भी, एक बार राजा बना दो। लेकिन किसे? हेनरी के दिल में बात लगी हुई थी कि तुम एक बार राजा तो बनवा दो मुझे, फिर देखना कमाल। और हेनरी को राजा बनवा दिया। हेनरी ने सबसे पहला काम वही किया कि सेना संगठित की और सबसे पहले किसका इलाज किया? ग्रेगरी का। ग्रेगरी का बना दिया हेलीकॉप्टर। ग्रेगरी को तड़पा के मारा कि यहीं से पहला क्लेश शुरू हुआ। किसके बीच में? राजा और चर्च के बीच में। लेकिन जनता अब भी इसके साथ है, अब भी कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक। दूसरा, ये भी परेशान है, व्यापारी भी। चर्च कहता है कि कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान और कोई व्यापारी अपने पैसे पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकता। ये चर्च और ईसाइयत के खिलाफ है। और ये क्या कह रहे हैं? तो फिर व्यापार कैसे करेंगे, लेन देन कैसे करेंगे? हमें नुकसान होगा तो भरपाई कौन करेगा? हम कुछ लाभ कमाएंगे तभी तो भरपाई कर सकते हैं उसकी। यानी व्यापारी वर्ग भी इनसे परेशान था। कैसा परेशान था कि दुनिया में अगर कोई मूर्ति बनेगी तो मूर्तिकारों का एक संघ होगा, वही बनाएगा, और की बस की बात नहीं। आम आदमी कोई मूर्ति बना देगा तो हाथ कटवा देंगे तुरंत। और उसका नाम था गिल्ट। क्या कहते थे उसे? गिल्ट। यानी ये गिल्ट का अधिकार था, कैसी मूर्ति बनेगी जो भगवान को प्रिय होगी। गिल्ट का अधिकार था, तुम संगीत कौन सा बजाओगे, और तुमने एक बार भी यूरोपियन संगीत सुन लिया जिसे आज वो बड़े चाव सुनते हैं तो तुम कहोगे यार पागल हो गया आदमी, क्या गा रहे हैं। यानी संगीत भी जब गरीब है वो, ठीक, भयंकर आवाज़ें निकालते हैं, बड़े खुश होते हैं, ठीक, लेकिन वो मन को प्रिय लगता बिल्कुल भी। तो ये सारे अधिकार किसके पास थे? इन्हीं के पास। तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? डिमांड आ रही है अलग अलग मूर्तियों की, और मूर्तिकार सीमित हैं, जिन्हें ये पास करते हैं वही मूर्ति बिक सकती है, वही मूर्ति बना सकता है। यानी व्यापार के सामने बहुत सारी बाधाएं थी। और बाधाएं क्या थी? किस चीज़ की? अलग अलग स्थानों पे ना तो हम व्यापार कर सकते, नियम कानून से बंधे हुए हैं। अपने व्यापार के लिए पैसा और धन हम किससे पूछ के लगाएंगे? इनसे। तो व्यापारी भी किससे परेशान था? चर्च से। यानी अब यहाँ सब के बीच में विवाद है। राजा क्या चाहता है कि यार कोई ऐसा आ जाए एक बार जो इन्हें ख़त्म करवा दे, हमारे तो बस की बात है नहीं है। ये भी क्या चाहते हैं कि एक बार इन्हें जान छूटे, आराम से व्यापार करेंगे बढ़िया, ठीक। तो फिर एक आदमी आ गया, क्या कि पूरे यूरोप में एक आदमी जर्मनी का रहने वाला, उसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वो भी स्टार्टिंग में ईसाई धर्म में ही शामिल हो गया और उनका ही क्या बन गया? एक सन्यासी, एक प्रीस्ट, ठीक। और वो यात्रा में चला गया कहाँ पर? इटली में, क्योंकि इटली में ही बड़ी बातचीत थी। इटली में एक व्यवस्था कर रखी थी एक पोप ने कि हर 100 साल पे लगेगा एक मेला, और उस मेले में
कोई भी ईसाई एक बार चला आए तो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो भगवान उसे माफ़ कर देगा, ये हमारी गारंटी है। जनता का इन पे बहुत खतरनाक बिलीव था कि जब खुद कौन कह रहा है पोप, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 100 साल में दुनिया भर से लोग कहाँ जाया करते थे, जैसे हर धर्म का एक धार्मिक यात्रा होती है। जैसे मुस्लिम क्या चाहता है, इसके लिए धार्मिक आदेश क्या है कि जीवन में क्या करना है, इसे एक बार मक्का मदीना की यात्रा, तब जाके सब कुछ पूरा होगा। नहीं तो ये कहाँ मर सकता है, दोजक में, क्या नहीं मिलने की इसे, जन्नत। खतरे में वो तगड़ा मामला, अब माननी पड़ेगी बात यार, कर्जा बढ़ा लेते हैं कहीं ना कहीं से, कहाँ चले। तो इसी प्रकार से ईसाई वालों का सबसे मेन अड्डा कौन था, जहाँ पोप रहता है। तो 100 साल में एक बार जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और काम खत्म। लेकिन 100 साल तो बहुत लंबे यार, हर आदमी आ नहीं सकता इसमें। तो बाद में ये अवधि कम कर दी और फिर एक पोप हुआ जिसका नाम था पोप द लियो। और पोप लियो ने क्या कहा कि एक काम और कर लेना, अब तक तो हम क्या दे रहे हैं, अक्षमा पत्र, जितनी तुमने गलती की है कोई बात नहीं, लो पोप की तरफ से क्या मिल गया है, ये इंडलजेंस। क्या वर्ड था ये, इंडलजेंस, यानी जितने भी तुमने गुनाह किए हैं ये पत्र लो, तुम्हें माफ़ कर दिया जाओ। लेकिन इस पोप ने उसमें एक काम कर दिया, क्या कि ये पत्र मिलेगा पैसों में, फ्री में नहीं मिलने का। पहले मिल रहा था फ्री में, दुनिया भर के ये कौन जाओ, ईसाई, कहाँ, इटली में, रोम में, और गुनाहों की माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च की सारी बात चल रही थी। बाद में इसने कहा क्यों ना पैसे बना ले इसके बढ़िया करके। तो दुनिया भर के लोग आते, पैसे दे क्या ले लेते, अक्षमा पत्र, यानी इंडलजेंस। तो ये किसने देख लिया, इसी यात्रा पे कौन आ गया, मार्टिन लूथर। उसने कहा क्या सांग चल रहे यार यहाँ पे, हम तो बड़े मन से आए थे कि हमारे भगवान बैठे हुए हैं वहाँ तो बड़ा अच्छा होगा, और यहाँ आने के बाद तो बहुत समस्या हो गई। मैं तो इस धर्म की बुराई करूँगा, अब सारी जितनी मैंने देख ली सब लिख के जाऊँगा पर्चे पे। तो उसने मार्टिन लूथर किंग ने 95 थीसिस नाम से, क्या 95 थीसिस, 95 ऐसे प्रश्न एक कागज पे लिखे और एक चर्च के बाहर चिपका दिए कि आप और आपके पोप पे इनका उत्तर हो तो मुझे दे देना। और यहीं से एक नया खेल शुरू हुआ। कैथोलिक धर्म की बुराइयों को जनता ने अपने सामने रखा और सोचने पे क्या हो गए वो लोग मजबूर, की बात तो बिल्कुल ठीक है यार। क्या कह रहे थे लोग कि जिंदा रहते हुए ही ऐसा काम कर लेना जो स्वर्ग में तुम्हारी सीट क्या हो जाए, बुक। स्वर्ग की सीट बुक कर रहे थे कौन, धरती पे बैठ के पोप, कि पैसे दो स्वर्ग में सीट बुक, बात खत्म। कुछ भी क्राइम कर दो, क्या ले लो, इंडलजेंस, अक्षमा पत्र। तो ऐसे कर्म कांड, ऐसी बुराइयां जब चल रही थी, तो ऐसा पहला आदमी कौन आया, मार्टिन लूथर किंग, जिसने खुल के इनका विरोध शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो अब सब बड़े प्रसन्न कि हे भगवान, जान छूट सकती है, तो ठीक बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जनता कैथोलिक धर्म की बुराइयों से तंग आके इनके विचारों पे चलने लगती है। और जो मार्टिन लूथर किंग है, जो मार्टिन लूथर है, जो उसके समर्थक है, वो कहलाते हैं पहले लूथरवादी, ठीक, और बाद में उन्हें नाम मिलता है प्रोटेस्टेंट। क्या बन जाते हैं वो लोग, विरोधी। इनकी संख्या भयंकर बढ़ने लगती है और उनका सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता, क्या लगता है, दुनिया भर के लोग जाएंगे रोम में और पैसे देंगे। एक व्यवस्था ये थी, दुनिया में कोई भी आदमी कहीं यूरोप का हो चाहे कहीं का भी ईसाई हो, उसे अपनी कमाई का 1/10 कहाँ भेजना पड़ेगा, भगवान के पास। कौन कह रहा है बातचीत, पोप का आदेश है, जाना पड़ेगा पक्का। व्यवसाय करने वाला कमाई का एक भाग कहाँ देगा, तो सारे यूरोप के पैसे कहाँ जा रहे थे, रोम में। तो कितना भयंकर पैसा मिल रहा था उन्हें, तो पैसा ही पैसा था। अब जब हम तो विरोधी हो गए, हम चवन्नी में देने के तुम्हें, बात खत्म। तो यहाँ की समस्याएं आना शुरू, इनके पास पैसे आने बंद, जनता इनसे दूर। अब जनता इनसे दूर, ये कौन चाहते हैं, व्यापारी, कि अब ठीक है, बढ़िया, ठीक। अब राजा भी इनके साथ है कि जो भी इन्हें चैलेंज करेगा हमारा पूरा समर्थन है। अब ये तो एक पहली घटना थी जब धर्म में परिवर्तन होना शुरू हुए। एक घटना क्या हुई कि रोमन अंपायर का जो ईस्टर्न गढ़ था, कौन, कॉन्स्टेंटिनोपल,
1453 में क्या हो गया इसके ऊपर कब्जा। एक घटना कौन बनी? ये पुनर्जागरण का पहला कारण। क्या तो पोप ये कह रहा था हम तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और हमें धरती पे कोई हरा नहीं सकता। ये कौन है? यूनिवर्सल रिलीजन, उसी वर्ड का नाम क्या है? कैथोलिक। और तुम तो किससे हार गए? 21 वर्ष के लड़के से यार। इसका मतलब तुम्हारा गॉड से संबंध कुछ है नहीं, तुम चक्कर दे रहे ऐसे ही। यानी अब इन पे क्वेश्चन मार्क उठना शुरू। अब पोप के पास कोई प्रश्न नहीं है कि तुम तो हार सकते हो, और हराने वाला तो कौन होगा तुम्हें? 21 साल का महमूद सेकंड। और उसने क्या बना दिया? एक बड़ा अंपायर। और तुम जा रहे हो सिमटते, वो जा रहा है फैलता हुआ। तो इसका मतलब गॉड तुमसे रुष्ट है और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम गॉड के क्या हो? सारी पावर रखने वाले आदमी हो। तो पहला कारण तो क्या बना? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य, पुनर्जागरण का, जिसने जो सुप्रीमेसी थी चर्च की उसे क्या कर दिया? चैलेंज। चर्च की सुप्रीमेसी चैलेंज हुई, जनता में आशंकाएं पैदा हुई कि झूठ बोल रहे थे यार, ये तो हार जाएंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। पहली बात क्लियर। सेकंड बात क्या? जैसे ही दुनिया भर के लोग जो कभी रोमन अंपायर में यहाँ रहा करते थे, बड़े बड़े दार्शनिक, विचारक, टीचर, वो यहाँ से पलायन करते हैं तुरंत एकदम। कहाँ? इटली की ओर बच के। जिनमें से एक का नाम क्या था? बेसिलियन, जो 800 पांडुलिपि अपने साथ कहाँ लेके चला गया? यहाँ। और 2 शहरों में जाके बसते हैं। एक शहर का नाम था फ्लोरेंस, इटली की एक सिटी फ्लोरेंस। और यहाँ कौन रहती थी? एक फैमिली मेडिची, व्यापारी वर्ग का धनी आदमी। इन लोगों ने ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, टीचर, खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक, इन सबको बड़ा संरक्षण दिया। ठीक। और एक कौन था? दूसरा परिवार, एक सिटी कौन सी थी? मिलान। इसका स्फारजोन्स परिवार। ये 2 परिवार थे जिन लोगों ने ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को पूरा समर्थन दिया कि कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो। तो अब तक पोप को चैलेंज तो मिल ही रहे थे, और इटली के अंदर क्या आने लगे? दुनिया भर के बड़े बड़े शिक्षक, और यहाँ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन शुरू हो गई। जैसे इटली में एजुकेशन शुरू हो गई तो अब सबसे पहले क्या तो केवल कौन पढ़ पा रहे थे? पहले चर्च और पादरी, और उन्हीं को अधिकार था बाइबिल को पढ़ने का और उसके उपदेश करने का। बाइबिल जिस भाषा में थी वो आम जनता पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो पहली बार लोगों ने बाइबिल को क्या लिख दिया? सामान्य भाषा में, और अब आम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब उनके जो बचे कुचे भ्रम भी थे वो भी दूर हो गए कि पोप तो पागल बना रहा है, ऐसा कोई आदेश भगवान ने दे नहीं रखा हमारे लिए कि तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इतना पैसा तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे, अक्षमा पत्र, इसमें ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। यानी अब जनता का इनसे अलगाव होना शुरू, और वो जागने शुरू, उनके दिमाग में तर्क आने शुरू, लॉजिक आने शुरू। सेकंड कारण क्या था? धर्मों के बीच में आपस में युद्ध, जो अभी आपने सुना। कहाँ पर? ऐसा एक प्लेस कौन था? जेरूसलम, जहाँ फिर कौन हारे? क्रिश्चियंस। और चर्च की श्रेष्ठता क्या हो गई? कमजोर। इन्हीं युद्धों में हजारों सैनिक जो भाग ले रहे थे वो भी कहाँ आ चुके हैं? इटली। यानी विद्वान भी, सैनिक भी, अब सब लोग इटली आ रहे हैं, और इटली में जागरूकता फैल रही है, और चर्च क्या पड़ रहा है? कमजोर। और क्या बदल रही है? रूढ़िवादी मानसिकता, जो ऑर्थोडॉक्स सोच है इन लोगों की। ठीक। तीसरा कारण क्या था? व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां। दुनिया भर के बीच में व्यापार प्राचीन काल से चल रहा था, जिससे क्या हो रहा था? इनके विचारों का आपस में आदान प्रदान, जिसमें एक बड़ा रोल किसने निभाया है? सिल्क रूट ने। सिल्क रूट ने। क्या तो अब तक हमारा पागल केवल कौन बना रहा था? पोप, ईसाइयों का, यूरोप में। लेकिन जैसे ही कुछ यात्री यूरोप से बाहर निकलते हैं पहली बार, जिनमें से एक का नाम कौन था? मार्को पोलो। ये बात हमने कल पढ़ ली, लेकिन अगली बात इससे कनेक्ट है। ये आदमी मार्को पोलो, मध्यकाल के यात्रियों का युवराज, द प्रिंस ऑफ मिडाइवल ट्रेवल्स। जितने भी ट्रेवलर रहे कहाँ? मिडाइवल हिस्ट्री के, उनमें सबसे पहला कौन आदमी था? मार्को पोलो। यूरोप से बाहर निकलता है कहाँ? अपने चाचा और पिता के साथ व्यापार करने के लिए, और वहाँ से कहाँ पहुँचता है? चाइना। इसे बुलाता है कौन? कुबलई खान। कुबलई खान, चंगेज खान का पोता।
जो दुनिया भर के दार्शनिक, फिलोसफर सबको अपने यहाँ बुलाता है। और पहली बार यूरोप के आदमी क्या देखते हैं, अन्य सभ्यता, उनके विकास को, सिस्टम को, व्यवस्थाओं को, और ऐसी सब बातें। ये आदमी 1271 से और 1295 तक विदेश यात्रा पे रहा, लगभग 24 साल तक दुनिया भर में घूमा। और चाइना गया, चाइना से इंडिया आया। इंडिया में किसके पास आया, जो पांड्य शासक हैं। और क्या कहता है कि राजा के घर क्या हैं, इतने गहने पहन रखे हैं, ये संपूर्ण राज्य का सारा पैसा इसी के पास हो। और ये सारी बात कहाँ लिखता है, किताबों में। और उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है, वापस। ये रहने वाला था वेनिस का। और वेनिस में जैसे ये पहुँचता है 1293 के आसपास, तो उस समय वहाँ वार चल रही होती है, वेनिस वर्सेस जेनेवा। और इस जेनेवा वर्सेस वेनिस की वार में ये भी भाग लेता है अपने दोस्त के साथ में। और पकड़ के लोग कहाँ डाल देते हैं इसे, जेल में। जेल में ही 3 साल के बाद जब ये रिहा होता है तो एक किताब लिखता है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जेल में ही। और वही किताब बाद में सारे यूरोप के लिए क्या बनती है, एक गाइडिंग पाथ। यानी अब यूरोप से किसी को बाहर निकलना है तो हम भी चलेंगे जैसे कौन चला था, मार्को पोलो। और दुनिया के जो बड़े बड़े रिसर्चर थे, दुनिया खोजने वाले लोग थे, उनकी प्रेरणा कौन बना, मार्को पोलो। ये बात खुद किसने कही, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और इसके बाद ही सन 1492 और इसके बाद 1498 में इंडिया की खोज होती है समुद्री मार्ग से। और किसकी होती है खोज, क्यों होती है, कि कारण ये होता है कि ये सिल्क रूट जो पहले धरती चल रहा था बिल्कुल लैंड पार्ट से और यूरोप तक कनेक्ट था, तो तुमने अभी सुना है कि इस पे कब्जा किसका हो गया है, ओटोमन एम्पायर का। उसने रास्ता ही बंद कर दिया है। अब यूरोप के लोग परेशान हैं कि कहाँ से लाएं मसाला, कहाँ से लाएं काली मिर्च, कहाँ से लाएं अन्य सामान। अब चक्कर काट के चलते हैं कहाँ से, सागरों से। और उनका रास्ता किसने कर दिया प्रशस्त बाकायदा, इसने, अर्थात मार्को पोलो ने। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किसी कर दी, यूएसए की। और 1498 में कौन आ गया, वास्को डी गामा, इंडिया। और आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड के अन्य हिस्से से भी लोग आना शुरू हुए। तो यूरोप के जो लोग जो तो क्या बने हुए थे, संकुचित मानसिकता से पीड़ित, अब उनके दिमाग का विकास, उन्हें नई बातें पता लगना शुरू। ऐसी बातों का लोग कर रहे हैं प्रचार लिख लिख के, जिसमें से एक आदमी का नाम क्या था, दांते। इस पूरे पुनर्जागरण का सबसे पहला आदमी जिसने साहित्य लिखना शुरू कर दिया। इसने कहा धर्मों से बाहर निकलो भाई। एक आदमी का नाम था पेट्रोक। और ये पेट्रोक इसे बोलते हैं पहला आधुनिक आदमी या मानवतावादी आदमी, जिसने क्या लिख दिए, चर्च के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मजाक मूर्खता के रूप में। एज ऑफ फोली किताब का नाम है इसकी, एज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा। यानी अब दांते, पेट्रोक और ये बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो चर्च पे क्या उठा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। जनता इनके साथ है और दुनिया भर से ज्ञान भी इनके पास तक पहुंच रहा है। क्लियर। तो पुनर्जागरण का पहला कारण क्या, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय। दूसरा कारण, दुनिया भर में क्या बढ़ रहा है, व्यापार और वाणिज्य, नए नए शहर बस रहे हैं और जिससे जो कल्चरल एक्सचेंज है वो चल रहा है। एक दूसरे की संस्कृति को समझ रहे हैं और जो अपने में कुरीतियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। यानी अब सबसे बड़ा फोकस क्या हुआ, कि सबसे बड़ा फोकस होगा मानवता के ऊपर। और किसे बढ़ावा दिया गया, मानवतावाद को। यानी धर्म से ऊपर मानव है, उसे किसी रूप में भी आप दबाया पीड़ित नहीं कर सकते। और उसे कौन बढ़ावा दे रहे थे, दांते और ऐसे बहुत सारे लोग। तो व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों ने क्या कर दिया, नए नगरों का विकास किया, जिसमें मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस, ये 3 मेन थे। और तीनों ही कहाँ थे, इटली में। बैंक खुले, वित्तीय संस्थान खुले। क्या तो पूरा यूरोप केवल खेती कर रहा था बस। इसका उद्देश्य क्या था, खाना पीना और जीवन जीना बस। और सारी खेती किसके हाथ में थी, क्या तो टॉप पे कौन था, चर्च। उसी के अंडर में कौन काम कर रहे थे, किंग। और किंग के अंडर में कौन थे, लॉर्ड।
जिन्हीं लॉर्ड को हम क्या कहते हैं भारत में तो कहते थे क्या, जमींदार, और वहाँ क्या बोलते थे इन्हें, सामंत, फ्यूडल। यानी यूरोप में सामंतवाद चल रहा था भयंकर, और सब इनके गुलाम थे सामंतों के। खेती करना, खाना पीना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी बस बात खत्म, और कुछ नहीं। सेना में भर्ती हो जाओ, हमारे लिए काम करो। ठीक, जो सेना में भर्ती होगा और अपने साथ क्या रखेगा, फाइटर्स को, उसे बोलेंगे नाइट कमांडर। क्या, नाइट कमांडर। उपाधि थी अलग अलग ही। ठीक, आज भी कहते हैं भारत में जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने ऐसी उपाधि यहाँ पे लोगों को दी। किसी के अंडर में काम करने वाले अलग लोग, किसी के पास और सैनिक हों और गुलाम हों, ये सर हो गए, सर, नाइट कमांडर, ऐसी उपाधियाँ। तो पूरे यूरोप में सामंतवाद था, लेकिन जैसे ही व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, यूनिवर्सिटियाँ खुलनी शुरू हुई, लोग जागने शुरू हुए, नए अवसर मिलने शुरू हुए, तो खेती वाला काम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और लोग अन्य कार्यों में एंगेज होने लगे। कोई बना रहा है मूर्ति, कोई बना रहा है अन्य। इस जागरण ने मूर्तिकारों को मुक्त कर दिया। किससे, गिल्ड से। अब गिल्ड से बाहर भी किसी का मन करता हो तो मूर्ति बनाओ। पहले थी बाध्यता कि तुम मूर्ति बनाओगे तो बस भगवान की, और पूरी मर्यादा में, बिना कपड़ों की मूर्ति तुम्हारी हिम्मत नहीं, बना दो तो मार देंगे तुम्हें तुरंत। ठीक, क्या, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम नग्न मूर्ति बना लो। यानी अब जो आपको पसंद हो वो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम बना के देंगे। इससे तो व्यापार बढ़ेगा और बढ़िया, हमें नए ऑर्डर मिलेंगे। व्यापारी वर्ग चाहता यही है कि अच्छे मूर्तिकार आएँ। तो अलग अलग प्रकार के मूर्तिकार, चित्रकार ये आना शुरू हुए, और इनसे चारों तरफ व्यवसाय, नगर, कार्रवाई, जनता को आय के नए अवसर मिले। खेती वाला खेल खत्म, जनता किनके साथ है। दुनिया में पहले सिर्फ दो ही ऐसे वर्ग थे यूरोप में, या तो बहुत पैसे वाला या बिल्कुल गरीब। बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं उसके पास। सारी आय किसकी है, लॉर्ड की, और ये केवल खाना पीना खाएगा। इसे आश्रय देना और भोजन देना इसकी जिम्मेदारी है। ये कहीं से पकड़ के ले आए, इसे कोई दिक्कत नहीं आने की। राजा और शर्त मना नहीं करने के, चाहे गुलाम बना के ले आए। और बाद में एक आदमी यही किताब लिखता है कि अगर तुम्हें दास देखने हो तो कहाँ आके देख लो, यूरोप में। दास कैपिटल। कौन है आदमी, कौन, कार्ल मार्क्स। उसकी दो किताब, एक का नाम दास कैपिटल और दूसरे का नाम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यानी कितनी बुरी दुर्गति थी। और जैसे ही व्यापार चला, नए नए काम कारोबार चले, तो यूरोप में एक नया मिडिल क्लास इमर्ज होने लगा, मध्य वर्ग का उदय हुआ। यही मध्य वर्ग जागरूक है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें व्यापार, विकास, शिक्षा ये देता है। तो इसने भी क्या शुरू कर दिया, व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों ने नए द्वार खोल दिए, और जो पुनर्जागरण था उसे और तेज कर दिया। ठीक, व्यापारिक मार्ग का विस्तार हुआ, बैंक और वित्तीय संस्थान बने। अब जब संस्थान बनेंगे तो क्या चाहिए, अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग, तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, यूनिवर्सिटीज की। ऐसी सबसे पहली यूनिवर्सिटीज भी कहाँ खुलती हैं, यूरोप में। और यूरोप में भी कहाँ खुलती हैं, इटली के अंदर। और कुछ लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं, मेरा काम कारोबार चल रहा है ज़बरदस्त, मुझे पढ़े लिखे आदमी चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम इटली में खोलेंगे यूनिवर्सिटी। मिलान में, फ्लोरेंस में, वेनिस में। दुनिया का सबसे पहला बैंक भी कहाँ खुलता है, वेनिस में, बैंक ऑफ वेनिस के नाम से। और तब खुलता है जब तक वर्ल्ड में कहीं कोई बैंक नहीं होता। यानी नए नए कंसेप्ट और व्यापार के नए नए अवसर। ठीक, तो अब जो जनता बिल्कुल क्या पड़ी हुई थी, जड़ अंधेरे में, अब वो जागना शुरू होती है। आयात निर्यात बढ़ता है, जीवन शैली बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, कच्चे सामान बनाओ अलग अलग कर करके उन्हें। ठीक, यानी छोटे मोटे उद्योग पनपते हैं यूरोप के अंदर। दो परिवारों का बड़ा ध्यान है इसमें, एक तो मेडिसी परिवार। मेडिसी परिवार कहाँ का, ये मेडिसी परिवार था फ्लोरेंस का। और दूसरा कौन, जोन्स परिवार कहाँ का, मिलान का। इन लोगों ने ऐसी गतिविधियों को बहुत बढ़ावा दिया। तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या, अगला नई नई वैज्ञानिक खोज हुई। क्या, लिखने के बाद विल ड्यूरा कहता है सबसे बड़ी खोज कौन सी है धरती की, कि जिससे किताबों का प्रसार आसान हो गया। और वो क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस। दुनिया में सबसे पहले जो टाइपिंग मशीन थी वो बन गई जर्मनी में 1460 में। और बनाने वाले का नाम क्या था,
जोन्स गुटेनबर्ग। अब कोई भी सामान और उसकी प्रतियां बनाना आसान हो जाए, टाइपिंग और क्या हो जाए, लिखना और हो गया तेज। और दुनिया की इससे भी एडवांस एक और चीज़ किसी ने बना दी, इस आदमी ने, विलियम कैंगस्टन, ब्रिटेन, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1477, 1477 में। अब इसने बाकायदा छापा खाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस खोली, जो फिर यूरोपियंस पूरे वर्ल्ड में लेकर गए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया है? जो सबसे पहली बार भारत आया है, और उसका नाम है पुर्तगाली। उससे पहले भारत में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। कौन लाया है? आईएएस के इंटरव्यू में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मुगल सम्राट ऐसा था जिसने कभी आलू नहीं खाया, क्योंकि भारत में आलू था ही नहीं, टमाटर था ही नहीं, पपीता था ही नहीं। कौन लेके आया ऐसे? पुर्तगाली। तो सोच के सेवांग को उत्तर देना। और वो आदमी क्लिक ही नहीं कर पाया कि क्या पता किसने नहीं खाया होगा। तो जिसके टाइम पे पहला पुर्तगाली आ गया होगा और उससे पहला कोई भी होगा, उसने खाया नहीं होगा कन्फर्म है। ठीक क्या? तो ना तो कभी बाबर ने खाया, और कहाँ अकबर के टाइम पे शुरुआत हुई थी, उससे पहले किसी ने नहीं खाया। और फिर तो जहांगीर आने के सामने बाकी लोग भी आ गए। और कौन लेके आया सब कुछ? पुर्तगाली। चाहे प्रिंटिंग प्रेस, चाहे कुछ अन्य सामान इसी प्रकार के। मसाले, तंबाकू, जो तंबाकू है वो कौन लेके आया है? ये लोग। यानी अब बड़े बड़े आविष्कार होना शुरू, जिसमें से कुछ आविष्कार ऐसे थे जो चर्च के बताए गए बातों का एकदम उल्लंघन थे, और ऐसी बात कोई कर दे तो लगभग मरने वाली बात। यानी यूरोप में नई नई वैज्ञानिक खोज हो रही थी, और जो वैज्ञानिक खोज वो सारी बातें खत्म कर रही थी जो क्या कह रहा था? चर्च। यानी चर्च कह रहा है धरती चपटी है, अरस्तु कह रहा है नहीं गोल है। चपटी होने का प्रमाण तुम बताओ, गोल का प्रमाण मैं दे रहा हूं। तो अब चर्च के जो क्वेश्चन थे, चर्च वाले खत्म, इन पे उत्तर नहीं है। चर्च वाले कह रहे हैं सारे ब्रह्मांड के केंद्र में धरती है और सब चक्कर काटते हैं धरती का। एक आदमी ने किसका आविष्कार कर दिया? दूरबीन का, 1605 में, नाम गैलीलियो। और उसने क्या देख लिया? कौन सा ग्रह? बृहस्पति। और कुछ ग्रह चक्कर काट रहे हैं उसी का ही। और उसने पहली बार कहा कि तुम्हारी बात तो गलत है, यह मेरे पास प्रमाण कि एक ग्रह यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ चक्कर काट रहा है, तो किसी और सामान का, तुम कह रहे हो धरती का चक्कर काट रहे हैं। तो अब चर्च के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हुए, और नई नई वैज्ञानिक खोज होना शुरू हुई, जिसमें एक बड़ी खोज किसकी थी? एस्ट्रोलॉजी की, खगोल विज्ञान की। और जो दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, दूरबीन के आविष्कार के तुरंत बाद एक आदमी कौन आया? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। इसने कहा कि तुम्हारी ये पृथ्वी ब्रह्मांड केंद्र में है, बात गलत है। इस सौर मंडल के केंद्र में तो सूर्य है, और सब चक्कर काटते हैं उसका। इस थ्योरी का नाम क्या है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसी बात को इसके एक चेले ने आगे बढ़ा दिया। ठीक क्या? उसका नाम यहां नहीं है कि नोट कर लो, जियोदार्नो ब्रूनो। जियोदार्नो ब्रूनो। जियोदार्नो ब्रूनो। ये तो पहली बार कह रहा है क्या गैलीलियो कि दूरबीन के आविष्कार से मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातें गलत पाई हैं। और तुरंत जो कोपरनिकस है वो कह रहा है क्या? कि ब्रह्मांड केंद्र में नहीं, एक सौर मंडल केंद्र में कौन है? सूर्य, और सब चक्कर काट रहे हैं इसका। इसी बात को आगे बढ़ाया एक और साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था जियोदार्नो। जियोदार्नो। कौन? ब्रूनो। और ये जो ब्रूनो था, यही था फर्स्ट मार्टियर ऑफ रेनेसां मूवमेंट। इसने एक्स्ट्रा एक और बात बोल दी। अब तक तो कह रहे हैं सारा ब्रह्मांड यही है, इसने कहा नहीं, ये तो सूर्य पे चक्कर लगाता है, मेरे पास प्रमाण है, ये कह रहा है। तो चर्च को भयंकर ही गुस्सा आ गया, और चर्च वालों ने इसे खंबे से बांधकर रोम में तेल छिड़क के क्या लगा दी? आग। जिंदा जला दिया किसे? जियोदार्नो ब्रूनो को। ये कह रहा था क्या? कि सूर्य पे चक्कर काटता है संयोग से। इसके बाद इसकी मृत्यु के बहुत साल बाद सिद्ध हुई कि हाँ, सूर्य पे चक्कर काटता है अपने एक्सिस पे। और जैसा हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, यानी अनंत आकाश गंगा है। ये सब बता रहा था उसके बारे में, जो उसकी थीसिस थी, जो उसने काम किया है। वो बाद में सब सही साबित हुई, लेकिन ये बचा ही नहीं, उससे पहले लोगों ने मार दिया।
यानी इसे कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, द फर्स्ट मार्टियर ऑफ रेनेसा मूवमेंट, यानी पुनर्जागरण का पहला शहीद। कौन? जियोदार्नो ब्रूनो, जो कौन था? एक गणितज्ञ, एक दार्शनिक, एक फिजिसिस्ट, दार्शनिक भी था और गणितज्ञ भी था। और किसी दार्शनिक को आप आग लगा दो तो जनता में इसका बहुत बुरा मैसेज गया, जनता चर्च की और विरोधी हो गई। और अब जो वैज्ञानिक लोग थे उनके लिए मजबूरी हो गई कि यूरोप में अगर विज्ञान पे काम करेंगे तो तुरंत ही पहला मुकदमा किस पे हुआ? जिसने दूरबीन का आविष्कार किया, गैलीली, इसका बहिष्कार कर दिया गया कि तुम तो बिना मतलब की बात कर रहे हो, जो चर्च ने कहा वही सिद्ध है, हम इसके अलावा कुछ नहीं मानने के। ठीक, जो आइजैक न्यूटन उसने क्या दे दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इसी बात को किसने आगे बढ़ाया बाद में? केपलर ने। उसने क्या दे दिए? ग्रह गति के नियम। और अब तो अलग अलग सामान, दुनिया भर की चीज़ें, एक नाम और नोट कर लो, वो इसमें नहीं है, माइकल सर्वेटस। माइकल सर्वेटस, देखो जरा कौन है ये आदमी, क्योंकि आदमी फोटो देख के बहुत याद रखता है, भूलता नहीं है। एक डॉक्टर, एक चिकित्सक, जिसने पहली बार ये कहा कि हाँ, हमारी बॉडी में भी रक्त संचार होता है और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसकी इसने सबसे पहले खोज की। और इसे भी क्या कर दिया? जिंदा जलाया, लाइव ब्रंट। लाइव ब्रंट यानी ऐसी बात कहना, शरीर के अंदर की बातचीत पहली बार बता दे कि बॉडी में रक्त संचार चल रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये हार्ट उसे पंप कर रहा है। इतनी बात भी किसी हजम नहीं हुई चर्च को, और क्या जला दिया? जिंदा। तो दो आदमी, एक था कौन? ये ब्रूनो, जिसे क्या जला दिया? जिंदा। ये था एक दार्शनिक, तभी बोलते हैं द फर्स्ट मार्टियर ऑफ रेनेसां मूवमेंट। और दूसरा आदमी कौन? एक कौन? फिजिशियन, डॉक्टर, इसे भी क्या जला दिया? माइकल सर्वेटस, लाइव ब्रंट। और अब समस्याएं बढ़ना शुरू। जनता चर्च के विरोधी, जिसे क्या नाम दिए गए? प्रोटेस्टेंट। ठीक, यानी नई नई वैज्ञानिक खोजें भी एक कारण थी जिससे चर्च को क्या मिल रही थी? चुनौती। और जनता क्या प्रेरित हो रही थी? धर्म सुधारों को, और जागती जा रही थी। ये कुछ वो साइंटिस्ट हुए जिन लोगों ने अलग अलग बातें दुनिया को दी। ठीक, इसमें पेरिसेल्स था और बहुत से लोग थे। दांते, प्रिंटिंग प्रेस, सबके विचार दमादम सब तक फैला दिए। पुस्तकें बनना शुरू हुई और बंटना शुरू हुई। जो धर्म ग्रंथ अब तक क्या छप रहे थे कठिन भाषाओं में, वो आम भाषा में छपना शुरू, जनता पढ़ना शुरू और चर्च से दूर होना शुरू। यानी चर्च की हर बात केंद्रित थी किसके? यही लोग, यानी मृत्यु के बाद और ईश्वर के बारे में। और अब सब कहाँ केंद्रित था कि यथार्थवाद, जो रियलिस्टिक एरा है, इसके बात करो, मानव की बात करो, मरने के बाद क्या होगा, बात खत्म। मानवतावाद, इनका बढ़ावा मिलना शुरू। ह्यूमन सेंट्रिक फिलोसफी, उसी का क्या बुक और मैटर आना शुरू। यानी धर्म से बाहर लोग निकलना शुरू, जिसे किसने बढ़ावा दिया? साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने, उनके विचार फैलना शुरू। अब लोग पढ़ते हैं अपनी भाषा में, आम भाषा में, और प्रिंटिंग प्रेस ने बात कर दी है आसान। क्या बढ़ना शुरू हो गया? मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। और नए नए वैज्ञानिक खोजों ने जनता के जीवन के कल्याण को बढ़ाने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत से अवसर देना शुरू कर दिया। और जो लोग मिडाइवल एज में आके सो गए थे वो फिर जागना शुरू हो गया। यहाँ व्यक्तिवाद, तर्कवाद, इनकी सभा होने लगी। ठीक, और दुनिया में क्या आया? एक बदलाव, जिसे कहते हैं क्या? कि सब धर्म एक ही है। कौन कह रहा है? मार्को पोलो। इनके चक्कर में ना पड़ो, मानव जीवन पे ध्यान दो, इसकी बात सुनो। ठीक, मृत्यु के बाद सपना ना दिखाओ इसे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया और नई नई खोज। अब यहीं से क्या शुरू हुआ? रेनेसां मूवमेंट, पुनर्जागरण। इतनी बात मेरे को डाउट है, उसके कई कारण रहे। एक क्वेश्चन इसमें यह है, ये अलग अलग आविष्कार थे जिन लोगों ने इसे आसान बनाया।
मंगोल साम्राज्य का बड़ा योगदान था। दुनिया भर के दार्शनिक अपने पास बुलाए, जिसने विचारों को आदान प्रदान किया। और जो मार्को पोलो है उसे बनाने वाला भी कौन था? कुबलई खान। ठीक, रेशम मार्ग, व्यापार, बारूद से परिचय, हथियारों का निर्माण, अंतरिक्ष तक की खोजें, सब इसी काल में हुई। जो मार्को पोलो है वो कहाँ तक भी आया है? भारत तक। ये पीडीएफ हमने आपके पास भेज दी है। यूरोप में सामंतवाद का पतन होना शुरू हुआ तो 6-7 ऐसे बड़े कारण रहे। भौतिकतावादी जीवन शैली, ईश्वर की बात छोड़ जनता की बात करो। बड़े बड़े परिवार, कौन सा परिवार? मेडिची और जोन्स इस्फा जोन्स परिवार, इन लोगों ने बढ़ावा दिया। ठीक, ये वो कुछ कारण थे किसके? पुनर्जागरण के। तो ये क्या है और क्यों हुआ, किन हालातों में हुआ? इटली में ही क्यों हुआ? इटली में ही क्यों हुआ? क्यों कि 1453 में जब रोमन अंपायर, ईस्टर्न रोमन अंपायर खत्म हुआ तो हजारों दार्शनिक कहाँ चले आए? रोम। और साथ में क्या लेके आए? बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशंस। तो इटली क्या बन गया? प्राचीन संस्कृति का केंद्र, जहाँ कला, साहित्य, दार्शनिक उनका अड्डा बन गया। तो इटली के पास क्या आ गई? ऐसे विद्वानों की एक फौज, इतना बड़ा साहित्य। तो वहाँ क्या बना? दूसरी उसकी क्या? भौगोलिक स्थिति, एशिया और यूरोप का कनेक्टिंग पॉइंट, विश्वविद्यालयों का बढ़ता हुआ प्रभाव, नई नई खोजें। अब हमने सबसे पहले वही बात पढ़ी, राजा खुद चाहता है कि मैं पोप के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊं एक बार बस, क्योंकि इसकी बात काटना किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे अपने आप को मजबूत करना है तो जनता जो करना चाहती है वो करने देना चाहिए। जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? प्रोटेस्टेंटों की। तो जनता इनके साथ है, ये लोग हैं, व्यापारी भी इनके साथ, राजा भी इनके साथ। तो इनका अंत होना शुरू हुआ। इतनी बात हमने पढ़ ली थी, उम्मीद आपके दिमाग में आ गई होगी। अलग अलग साहित्यकार थे। पेटार्क, द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, मानववाद का पिता या मानववाद का राजकुमार। ठीक, इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं उनके बारे में जानकारी, क्या क्या इन लोगों ने लिखा, यह आपको दे दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां मूवमेंट, यहाँ से आगे बात है। क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट हर क्षेत्र पे हुआ जीवन के। साहित्य पे हुआ, जो साहित्य अब तक केवल धार्मिक था और कोई साहित्य छपने का ही नहीं, अब क्या छप रही हैं? अलग अलग किताबें, कोई व्यापार को लेके, कोई चिकित्सा शास्त्र को लेके, कोई गणित को लेके, अलग अलग। यानी साहित्य पे इम्पैक्ट हुआ। मूर्ति कला, अब तक मूर्ति बना रहा था केवल गिल्ड और चर्च के दिशा निर्देश के तहत, अब गिल्ड से बाहर लोग निकलना शुरू होते हैं और मूर्ति कौन बनाते हैं? आम आदमी। तो कला का विस्तार हुआ पूरे यूरोप में। अगली बात, चित्रकला। चित्रकला में क्या आ गया? अब तक कोई भी चित्र आप नग्न नहीं बना सकते। ये क्या हो जाएगा? ईश्वर का अपमान। ईश्वर इससे नाराज होंगे और पूरे यूरोप पे क्या बरसेगा? कर्स। अलग अलग महामारी आएंगे। कौन डरा रहे थे इस बात से? लो, हमने बना दी नग्न मूर्ति, अब भी कुछ नहीं हुआ, ना हमारा ना यूरोप का। ऐसे सामान बनने शुरू। यानी स्थापत्य कला, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। आर्किटेक्चर, अब तक जो आर्किटेक्चर थी पूरे यूरोप में, जिसे कहते थे क्लासिकल आर्किटेक्चर, उसका नाम था क्या? गोथिक शैली। पूरे यूरोप में जो एंशिएंट यूरोप में रोम की शैली थी उसका नाम था गोथिक शैली। और जैसे ही रेनेसां मूवमेंट आया, जनता जागृत हुई, इसमें चेंज आया और क्या बनी है? बैरिक शैली। बैरिक, जो यूनान और रोम की मिश्रित शैली है। कैसा है आर्किटेक्चर? देख लो एक मिनट के लिए, शायद आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। यानी गोथिक शैली की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? आने वाला यार देखो। अभी साहित्य के बारे में जो हमने सुन लिया, साहित्यकारों के नाम और उनकी रचनाएं, रीडिंग मार लेना। एक दो भी याद रह जाएगी तो कोई बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। भूल जाओगे तब भी कोई बात नहीं। हमें मेंस लिखना अपने अनुसार लिखेंगे। रचना याद नहीं आने की तो हमें क्यों लिखनी बिना मतलब, गलत नहीं लिखना। ठीक। डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी की इसने चर्च के ऊपर। क्या कह रहा है? स्वर्ग और नरक की यात्रा के बारे में बताओ, क्या होगा वहां पे। लोग तुम्हारा भगत बना रहे, कौन?
ठीक। मोनार्किया फेमस पुस्तक है इसकी। पेट्रार्क, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, द फादर ऑफ रेनेसांस। ठीक। इसकी एक प्रेमिका थी, उसके प्रेम पत्र, उसके ऊपर बहुत सारी बातें इसने लिखी, उसका नाम था लोरा। ठीक। जो अफ्रीका है वहाँ योद्धाओं के बारे में 31 महान लोगों की जानकारी इसने दी दुनिया को। बुकासियो पेट्रार्क का शिष्य था, इसने भी बहुत सारी बातें गद्य में, कहानियों में दुनिया को दी। ठीक। ब्लैक डेथ का उल्लेख किया कि एक खतरनाक महामारी सबको मार के चली गई, भगवान की वंशावली। इसका नाम ध्यान रखना जरा, मैकियावेली। यानी दुनिया को बड़े बड़े विद्वान दिए, उसी में से एक का नाम था मैकियावेली। इसका राज व्यवस्था पे जो लेखन है पॉलिटिकल थिंकर के रूप में वो बहुत बड़ा है, और इसकी फेमस किताब का नाम ये है द प्रिंस, जिसकी तुलना होती है भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसे कहते हैं क्या, यूरोपियन चाणक्य, चाणक्य ऑफ यूरोप। आर्ट ऑफ वार सेकंड किताब है, युद्ध की कला, उसमें युद्ध की अलग अलग बातें बताई गई हैं। यानी ये फेमस किताब है द प्रिंस, पॉलिटिक्स की यूरोप की सबसे पहली किताब। और राजनीति का सबसे बड़ा लेखक कहाँ का, दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला मैकियावेली। स्थापत्य कला, फ्लोरेंस का मेडिची परिवार और मिलान का स्फोर्जोन्स परिवार, इसने कला को बहुत बढ़ावा दिया। जो पुनर्जागरण से पहले चल रहा था क्या, गोथिक शैली, बिफोर रेजिनेंस, और बाद में क्या चल पड़ी एक नई शैली, बैरिक शैली, जिसका जो फाउंडर था कौन था, ब्रूनेलेस्की, ब्रूनेलेस्की। और इन शैली में कुछ खास बात है, जो बैरिक शैली है इसमें साज सज्जा पर विशेष बल दिया गया है, पत्थर के साथ में लकड़ी का बड़ा उपयोग किया गया है, इसमें मेहराब बनाए गए हैं, यानी इस प्रकार के मेहराब। ठीक। स्तंभ बनाए गए हैं, स्तंभ भी कैसे, कॉलम आर, जिसमें वेल डेकोरेशन हो रखी हो, यानी कॉलम के ऊपर भी बाकायदा प्रॉपर निशान, मूर्तियां, ये सब रखे गए हैं। रोम और यूनान की क्या थी ये, मिस्री शैली। कुछ फोटो देख लो, एकदम पकड़ जाओगे आप। ये है गोथिक शैली, जिसमें क्या बनती हैं, नुकीली मीनारें, पिंच पीक, पिंच पीक। ये तो अभी तक इसका अभी तक ये बनी रहा है। बस ये बनी रहा है फिलहाल भी, आदमी सही कह रहा है, अब भी क्रेन लगी पड़ी है। यानी एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ पे, स्पेन, पुर्तगाल। जो गोथिक शैली थी इसमें खिड़कियां बहुत बड़ी हुआ करती थी, खिड़कियां, और उसमें ग्लास पे नक्काशी हुआ करती थी। जो दुनिया के बड़े बड़े गिरजाघर हैं उनकी जो खिड़कियां हैं उनमें ग्लास को डेकोरेट कर रखा है। इटालियन कला है ये डेकोरेशन की, जिसमें आर्ट करते हैं किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर। जो खिड़कियां हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां, और आर्क शेप के क्या थे, छतें, इस प्रकार की। ऊंचे स्ट्रक्चर थे बहुत बड़े, यानी बड़ी खिड़कियां, आर्क शेप के क्या, छतें, और मीनारें कैसी, नुकीली। ये बड़े बड़े गिरजाघर हैं वर्ल्ड के, गोथिक शैली के। भारत में जो विक्टोरिया टर्मिनल है, विक्टोरिया टर्मिनल, वो इसी कहानी कहता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है। मुंबई का रेलवे स्टेशन, ठीक, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग भारत में भी हैं। ये आर्क शेप की स्ट्रक्चर, और जो छत थी उसमें भी क्या है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़े बड़े कांच, प्रकाश आने के लिए। ठीक। और जो बाद में शैली डेवलप हुई वो ये है, जिसमें ऊंची मीनारों का स्थान किसने ले लिया, डोम ने। अब गुंबद बनने शुरू हो गए, किसमें, बैरिक शैली के अंदर। जो खिड़कियाँ थी वो कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो एक नई शैली डेवलप हुई जिसका नाम ही क्या पड़ा है, द रेनेसा आर्किटेक्चर, द रेनेसा आर्किटेक्चर। ठीक। यानी पूरे विश्व में जो रेनेसा है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मूर्ति कला, जो मूर्तियाँ थी अब अलग अलग रूप में बनना शुरू हुई, बहुत वेल डेकोरेशन। ठीक। जिसमें से 3 चित्रकार, जिसमें से एक का नाम था माइकल एंजेलो, जिसकी मूर्ति संगमरमर की बनी होती थी, इतनी सुंदर कि लोग कहते कि इसे तो स्वर्ग में रखो, द स्कल्पचर ऑफ हेवन। आम जनता में ऐसी मूर्तियाँ रखनी नहीं चाहिए,
ये तो कहाँ की मूर्ति है? स्वर्ग की। बड़े बड़े मूर्तिकार दुनिया में आना शुरू हो गए, जिनमें से 3 का नाम बड़ा फेमस है। एक का नाम लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, और एक माइकल एंजेलो, और एक का नाम रफेल, फ्रांस का। ठीक, गिलबर्टी बड़ा फेमस चित्रकार, मूर्तिकार। ऐसे ही एंजेलो, ये स्वर्ग में रखने योग्य मूर्ति माइकल एंजेलो की। ठीक, सेंट मारिया चर्च की संगमरमर की बनी हुई, रीडिंग मार लेना कहाँ कहाँ इसकी मूर्ति रखी हुई है। मूर्तियों के नाम क्या हैं? चित्रकला, दुनिया भर में तेल के रंग, कैनवास, चटक रंग, आकर्षक चित्र। ठीक, महिलाओं के खुले स्तन, बिना कपड़े। क्या सेंट मैरी की गोद में नग्न अवस्था में कौन? ईसा मसीह, उनकी मूर्ति। अब चर्च का प्रभाव खत्म, जनता को जो ठीक लगता है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कल्पना और आदर्शवाद पर, जिसमें माइकल एंजेलो 145 चित्र बनाए, जिसका एक फेमस कोट है, पेंटिंग आर मेड नॉट विद द हैंड बट विद द माइंड, दिमाग से बनती है। ठीक, लियोनार्डो दा विंची उस समय का सबसे फेमस आदमी पूरे यूरोप का, जो कौन था? एक मल्टी पर्सनैलिटी, अलग अलग क्षेत्रों में, इंजीनियर भी, चित्रकार भी, मूर्तिकार भी, और जिसकी फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जिसकी मिस्टीरियस हंसी। ठीक, जो कहाँ रखी हुई है मूर्ति? लूब्रे संग्रहालय पेरिस के अंदर, दुनिया की सबसे कॉस्टली मूर्ति। ठीक, इस महिला का मूल नाम क्या था? लिसा डेल घेरादेनी। ठीक, पति का नाम था जियोकोंडा। इसकी अंतिम मूर्ति का नाम या चित्रकला का नाम अंतिम रात्रि भोज, लास्ट सफर, जिसमें इसके 12 शिष्य हैं, जिसमें से 2 क्या कर रहे हैं इसके साथ? धोखा। उन सब क्या बनाया इसने? अपना अंतिम चित्र भोजन करते हुए। वर्जिन ऑफ रोक्स, प्राकृतिक सौंदर्य, यानी राजनीति पे। अब नई परिस्थितियों में सामंतवाद तो खत्म हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ। राजा ने विश्वविद्यालय, एजुकेशन सबको बढ़ावा दिया। ठीक, और मध्य वर्ग से राजा और मजबूत हुआ। चर्च खत्म हुआ, सामंतवाद खत्म हुआ, तो किसका प्रसार शुरू हुआ? नेशनलिज्म। ठीक, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रीय और ऐसी बहुत सी भाषाओं का विकास हुआ, फ्रेंच का, स्पेनिश का, पुर्तगाली का, जर्मनी का, इटालियन का। ठीक, यानी भाषा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ, खगोल विज्ञान का विकास हुआ, नए नए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष सहित सबके बारे में क्या नई बातें पता लगी, जिनके लिए लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ी। एग्जाम्पल है कौन? ब्रूनो और सर्वेटेक, कैपलर, ग्रह गति के नियम आज तक जो के तो चल रहे हैं, द फेमस बुक ऑफ न्यूटन, प्रिंसिपिया। ठीक, अब हर क्षेत्र में ये काम होना शुरू हो गए। क्वेश्चन है अब इसके बाद पूरे टॉपिक पे, द कंसेप्ट ऑफ रेनेसेंस, स्मॉल वर्ड्स में जरा बताओ एक बार, और किसी एक के बारे में जानकारी। अब बड़ा क्वेश्चन है, क्या? द रेनेसांस फर्स्ट एरोज इन इटली, शेड लाइट ऑन द रीजन। ये इटली में क्यों हुआ बताओ, वो कौन कौन से कारण थे? एक क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन, एक्सप्लेन और ब्रीफली एक्सप्लेन द रेनेसां मूवमेंट, संक्षेप में बताओ ये क्या है और इसके कारणों में चर्चा करो। और तीसरा, इसके क्या परिणाम हुए, इसके प्रभाव और परिणामों की समीक्षा कीजिए। रेनेसां मूवमेंट पूरी। कल पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन। क्या? धर्म सुधार आंदोलन आधे घंटे का है, आपने सारी बात आज सुन ली है, इसमें 2-4 बातें आगे पीछे घुमानी बस। ठीक, ये PDF अभी आपके पास पहुंचा देंगे, और इन सब के बारे में पढ़ के आना एक बार, ताकि आपको एक बार बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक, क्या कारण थे, क्या चल रहा था, ठीक, क्या क्या इम्पैक्ट हुए, आर्थिक क्या हुए, राजनीतिक क्या हुए, धार्मिक क्या हुए, तात्कालिक कारण क्या था, तुरंत क्यों हुआ धर्म सुधार आंदोलन। ठीक, तो ये सारी बातचीत वही हेनरी द फोर्थ और ग्रेगरी का झगड़ा जो मैंने आपको सुना दिया, तो बस ये सारी बात रीडिंग मार लेना। उम्मीद है कल आधे घंटे में ये भी ख़त्म, और हम चलेंगे फिर इससे आगे परसों। ठीक, मिलते हैं कल।